हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों हम 12th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी जो दूसरी बुक है उसे हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने जो पहली बुक है उसे पूरी तरीके से पढ़ाकर कंप्लीट कर दिया है और इसकी जो दूसरी बुक है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके मैं 3 चैप्टर दूसरी बुक के भी अपलोड कर चुका हूँ और आज जो दूसरी बुक का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है मानव बस्तियां। इसका जो है चैप्टर नंबर 4 है ये दूसरी बुक का। तो मानव बस्तियां क्या होते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि जो आपने पहली बुक पढ़ी है उसका जो लास्ट चैप्टर है 10th चैप्टर, उसमें भी यही टॉपिक था, मानव बस्तियां। अगर आपने पहले की जो है वीडियो देखी है, पहले का जो चैप्टर आपने देखा है, तो आपको इस चैप्टर में ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो चैप्टर उस बुक में है, जो चैप्टर पहली बुक में है, बिल्कुल सेम चैप्टर एज इट इज ये दूसरी बुक में है। पर बस फर्क इतना है कि जो पहली बुक है वो विश्व के संदर्भ में है और जो दूसरी बुक है वो भारत के संदर्भ में है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मानव बस्तियां। मानव बस्ती होती क्या है इसे देखते हैं। किसी भी आकार या प्रकार के घरों के समूह जिसमें मानव निवास करता है। आप इस बात को समझिए, इस लाइन को समझिए। किसी भी आकार होगा मतलब कोई भी आकार होगा या कोई भी प्रकार होगा। इन जो आकार प्रकार के जो घर हैं इनके जो समूह हैं, घरों का मतलब समूह, मतलब जहां पर इकट्ठे घर हो, एक साथ घर हो और जिस पर लोग रहते हो, जिस पर मानव निवास करते हो, यही मानव बस्तियां कहलाती हैं। आप समझ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे जो घर हैं वो मतलब एक दूसरे से सटे होते हैं, मतलब समूहों में ये घर होते हैं और इन घरों में मानव भी निवास करता है, तो यही तो कहलाती है मानव बस्तियां। कोई नया वर्ड थोड़ी है ये। ठीक है, आप देखते हैं मानव बस्तियों को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है ग्रामीण बस्ती और एक है नगरीय बस्ती। मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रामीण बस्ती क्या होती है और नगरीय बस्ती क्या होती है, क्योंकि जो 10th चैप्टर हमने पढ़ा था पिछली बुक का, उसमें भी इन्हीं 2 भागों पर ही बांटा गया था, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं ग्रामीण बस्ती में जो इसमें 4 प्रकार होते हैं बस्तियों के। सबसे पहले है वो है गुच्छित बस्तियां। ठीक है, सबसे पहला जो प्रकार है वो गुच्छित बस्तियां। दोस्तों आप इसके नाम से ही समझिए ना, गुच्छित मतलब एक जगह जिसका मतलब गुच्छित हो बस्तियां। ठीक है, मतलब जैसे ये एक घर होगा, ठीक है, इसके सटा हुआ एक घर होगा, इसके इधर सटा हुआ एक घर होगा, इसके इधर सटा हुआ एक घर होगा, इसके जो इधर गली का ये फिर इधर सट गया घर, इधर हो गया, इधर हो गया, मतलब ये एक दूसरे से लगातार मतलब सटे हुए घर है, गुच्छे में है ये घर, तो इसलिए कह रहे थे गुच्छित बस्तियां। क्योंकि ये जो इन जो घरों में है, ये घर एक दूसरे से सटे होते हैं, इन घरों में ज्यादा जनसंख्या रहती है, मतलब ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, ये जो घर है ये आपस में एक दूसरे से सटे होते हैं, तो इन्हें ही कहते हैं गुच्छित बस्तियां। और ये जो बस्तियां होती हैं दोस्तों, ये जो है जलोढ़ मैदानों में पाई जाती हैं और जो भारत का जो उत्तरी पूर्वी राज्य क्षेत्र है वहां पर ये बस्तियां पाई जाती हैं। दोस्तों जो दूसरा प्रकार है वो है अर्धगुच्छित बस्ती का। जो दूसरा प्रकार है ग्रामीण बस्ती का वो है अर्धगुच्छित। दोस्तों आप इसके नाम से समझिए, यहाँ पर गुच्छित है, यहाँ पर अर्धगुच्छित है, मतलब इन पर तो जैसे घर जो है मतलब बिल्कुल सटे हुए हैं, लेकिन जो अर्धगुच्छित में जो घर है वो मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। जैसे एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, तो मतलब इनमें जो घर है इनमें थोड़ी दूर दूरी पर घर होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, जैसे गाँव में जैसे कोई घर है तो मतलब उसका जो गाँव के जो बाहर होता है, गाँव के बाहर एक बस्ती बसी होती है। गांव का अगर बाहर कोई बस्ती बसी है तो वही है अर्धगुच्छित बस्तियां। क्योंकि जो आपकी गांव है और जो फिर आपकी बस्तियां हैं, जैसे गांव में जो होती है हरिजन बस्ती के नाम से कुछ मतलब कुछ प्लॉट होते हैं, तो मतलब जो हरिजन बस्ती होती है ग्रामीण इलाकों में, तो वो मतलब गाँव से दूर होती है, गाँव से वो थोड़े दूर होती है, तो उसे ही अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं। और इस तरीके से जो बस्तियां हैं वो गुजरात और राजस्थान में ज्यादातर पाई जाती हैं। अब देखते हैं हम पल्लीकृत बस्तियां। दोस्तों पल्लीकृत बस्तियां वो जो होती है, ये जो गंगा हिमालय की घाटियां हैं ये वहां पर पाई जाती है पल्लीकृत बस्तियां। और ये जो बस्तियां होती है ये खेतों में, ज्यादातर खेतों में होती है। ठीक है, इस तरीके की बस्तियां खेतों में होती है। जैसे ये किसी का खेत है, यहाँ पर एक बस्ती हो गई, फिर इसके थोड़े दूर पर एक खेत है, यहाँ पर एक घर हो गया, फिर इसके दूर पर थोड़ा खेत है, यहाँ पर एक घर हो गया, फिर इसके दूर खेत है तो यहाँ पर एक घर हो गया। मतलब इस तरीके से ये खेतों में बनी होती है ज्यादातर ये पल्लीकृत बस्तियां। दोस्तों जो पल्ली बस्ती को हम पूर्वा बस्ती भी कहते हैं, पल्लीकृत बस्ती को हम पूर्वा बस्ती भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, आपको पल्ली बस्ती की जगह पूर्वा बस्ती दे सकता है, तो ये दोनों एक ही है, पल्ली बस्ती और ये पूर्वा बस्ती।
और इस तरीके की जो बस्तियां हैं वो गंगा हिमालय की घाटियों पर पाई जाती हैं। अब जो चौथा जो प्रकार है वो है परिक्षिप्त बस्तियां। चौथा जो ग्रामीण बस्ती का जो प्रकार है वो है परिक्षिप्त बस्तियां। दोस्तों ये बिल्कुल पहाड़ी इलाकों में होती हैं। ये जो बस्तियां हैं ये बिल्कुल पहाड़ी इलाकों में होती है और यहाँ पर मतलब बहुत ही ज्यादा दूर दूर पर, मतलब उसके एक घर जैसे यहाँ पर है तो उसके आसपास मतलब बहुत ज्यादा दूर तक उसके आसपास कोई भी घर नहीं है। ठीक है, ये इससे मतलब एकाकी बस्ती भी कहते हैं। परिचित बस्तियों को एकाकी बस्तियां भी कहते हैं। एकाकी बस्तियों के नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पर एक ही बस्ती हो, एक ही घर हो, उसके मतलब बहुत आसपास की दूरी पर, बहुत ज्यादा दूरी पर कोई भी घर ना हो। ठीक है, उसे कहते हैं परिक्षिप्त बस्तियां। और इस तरीके की जो बस्तियां हैं वो मेघालय में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ज्यादातर पहाड़ी इलाका है। ठीक है, अब देखते हैं नगरीय बस्ती क्या होती है। अब हमने ग्रामीण बस्तियों को देख लिया, उसके प्रकार देख लिया, बस्ती क्या होती है उसे देख लिया। अब जो है हम नगरीय बस्तियों के बारे में बात करते हैं। तो नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों के विपरीत सामान्यतः सहंत तथा विशाल आकार की होती है। दोस्तों ये तो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं उनके मुकाबले जो नगरीय बस्तियां होती है, नगरीय बस्तियों में ज्यादातर भीड़ भाड़ होती है। नगरीय बस्तियों में ज्यादातर भीड़ भाड़ होती है, ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि नगरों में जो है अत्यधिक जनसंख्या होती है। और अत्यधिक जनसंख्या नगरों में शुरू से ही नहीं होती दोस्तों। अत्यधिक जनसंख्या नगरों में प्रवास के कारण हो जाती है, क्योंकि जब दूर दूर से लोग प्रवास करेंगे नगरों में तो वहां की जो जनसंख्या है वो बढ़ जाएगी। तो मतलब आदमी को सिर्फ एक छोटे से कमरे में ही मतलब 6 से 7 परिवार का जो घर रहता है। ठीक है, 6 से 7 लोग रहते हैं एक कमरे में से। तो मतलब यहाँ पर जो बस्तियां होती है वो विशाल आकार की होती हैं और यहाँ पर अत्यधिक लोग रहते हैं, क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है वो ज्यादा होती है। ये बस्तियां कई प्रकार की होती है। जैसे एक होती है अकृषि, मतलब कि जो बस्तियां या फिर ऐसे क्षेत्र नगरों में जो कृषि कार्य नहीं कर सकते, मतलब नहीं करते हैं। और ये दूसरा जो प्रकार है वो आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्यों में संलग्न होती है। जो मतलब नगरों में और जो बस्तियां होती है वो आर्थिक कार्यों में संलग्न होती है, मतलब उद्योग से रिलेटेड। और जो अन्य प्रकार की बस्तियां वो है प्रशासकीय बस्तियां, मतलब कि जो जिन क्षेत्रों नगरों में प्रशासकीय काम अत्यधिक होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि भारत में जो है वो नगरों का विकास किस तरीके से हुआ। क्योंकि भारत में जो अभी जो नगर है वो मतलब शुरू में ही इतने विकसित नहीं थे। शुरू में तो अपने जो है चरम अवस्था पर होंगे ना, धीरे धीरे इनका विकास हुआ है। तो दोस्तों हम प्राचीन से लेकर आधुनिक नगर तक देखेंगे कि प्राचीन जो मतलब टाइम है, प्राचीन काल, उसमें कौन कौन से शहर विकसित थे, और जो मध्यकालीन मतलब टाइम है उसमें कौन कौन से शहर विकसित है, और जो आधुनिक समय है उसमें कौन कौन से जो नगर विकसित है। तो दोस्तों जो प्राचीन नगर है उसमें पटना एवं इलाहाबाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नगर है, पटना और इलाहाबाद। क्योंकि जो पटना का जो एरिया है वो मगध के आसपास का है। और जो प्राचीन भारत में है मगध एक मतलब राजधानी के रूप में विकसित हुआ। मगध जो साम्राज्य है, आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो मतलब उसमें पढ़ा होगा कि मगध साम्राज्य को मतलब किस तरीके से उसका उदय हुआ, और मतलब किस तरीके से सारे जो राजवंश चले हैं, जो हमारे हिस्ट्री में जो सारे राजवंश चले हैं उनकी जो मोस्टली जो राजधानी रही है वो मतलब मगध ही रहा है। तो मगध ये पटना वाला क्षेत्र ही है। ठीक है, और इलाहाबाद प्रयागराज, मतलब ये जो है ये प्राचीन नगर है। ये दोनों प्राचीन समय में ये दोनों नगर बहुत ज्यादा विकसित थे। अब देखते हैं मध्यकालीन नगर में कौन कौन से नगर विकसित हैं। मध्यकालीन नगर में जो है दिल्ली, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मतलब इन शहरों पर जो मध्यकालीन समय है उन पर ज्यादा शासन हुआ है। जैसे आपने दिल्ली सल्तनत को ही देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चली दोस्तों? दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक चली है। 1526 तक, जब तक पानीपत का युद्ध नहीं हो गया, जब तक पानीपत के युद्ध में जो है बाबर जीत नहीं गया, और तब जाके 1526 में जो है मुगल साम्राज्य आता है। ठीक है, तो मतलब दिल्ली सल्तनत आप देखिए ना कि 500 मतलब 300 से 400 साल, मतलब 300 से 400 साल, और आप इससे भी आगे, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य है वो उसका केंद्र भी दिल्ली थी, दिल्ली आगरा ही उसका केंद्र थी। ठीक है, तो आप देखिए कि 600-700 सालों में जो इसका केंद्र रहा है सत्ता का वो दिल्ली ही रहा है मेन। और मध्यकालीन नगर में दिल्ली के अलावा जो हैदराबाद और जयपुर भी रहे इसके केंद्र। अब देखते हैं आधुनिक नगर में कौन कौन से केंद्र रहे हैं। आधुनिक नगर में जो सबसे जो मोस्ट आता है वो है कोलकाता। क्योंकि जो कोलकाता है दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर सबसे पहले आए थे, और अंग्रेज आधुनिक समय में आए थे, तो अंग्रेजों ने यहाँ पर अत्यधिक विकास तो किया, लेकिन दोस्तों अपने लिए विकास किया। तो मतलब इस नगर का बहुत ज्यादा विकास हुआ उस समय, कोलकाता का।
ठीक है। तो ये आधुनिक नगर में आता है, चेन्नई और कोलकाता। तो आपसे पूछ सकता है कि मतलब 2 आधुनिक नगर के नाम बताइए, 2 मध्यकालीन नगर के नाम बताइए, या 2 प्राचीन नगर के नाम बताइए। एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। अब देखते हैं भारत में नगरीकरण की। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया किस तरीके से शुरू हुई, क्योंकि जो भारत जो अत्यधिक जनसंख्या है, जो मतलब भारत की जनसंख्या में से 50 से ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या वो गाँव में रहती है, लेकिन जो है अब जो जनसंख्या का जो ज्यादातर हिस्सा है वो शहरों में बदलता जा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो गांव से शहर प्रवास के लिए निरंतर आते जा रहे हैं। तो मतलब जिससे ज्यादातर नगरीकरण होता जा रहा है। देखते हैं भारत में नगरीकरण का विकास किस तरीके से हुआ है। गांव के मुकाबले कम जनसंख्या। दोस्तों मैंने इसकी शुरुआत में ही बताया कि आपकी जो भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 50% से भी ज्यादा जनसंख्या गाँव में निवास करती है। 50% से भी ज्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है और नगरों में जो है कम जनसंख्या निवास करती है। मैं आपको 2001 का डेटा देता हूं कि 2001 में जो 28% जनसंख्या वो नगरों में निवास करती थी। मतलब सिर्फ 28% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती थी या शहरों में निवास करती थी, और जबकि 72% जो जनसंख्या वो गाँव में निवास करती थी। ठीक है, आप देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, कि मतलब जनसंख्या के आधार पर जो नगर है उनको किस तरीके से देखा गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नगर क्या होता है। मतलब जिस क्षेत्र की, जिस नगर की जो जनसंख्या है, जिस क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से अधिक जनसंख्या होती है उसे नगर कहते हैं। हम कहते हैं ना कि नगरों में ज्यादा अधिक जनसंख्या होती है, तो नगर होते क्या है पहले उन्हें आप देखिए कि जिस क्षेत्र की, जिस मतलब शहर है उस क्षेत्र की जो जनसंख्या वो 1 लाख से अगर अधिक हो तो उसे नगर की श्रेणी में डाला जाता है, उसे नगर कहते हैं। और ऐसे जो भारत में जो है वो 423 है। ठीक है, और जो महानगर है उनकी जनसंख्या है 10 लाख से 50 लाख जनसंख्या के बीच होती है। मतलब 10 लाख से ज्यादा और 50 लाख से कम, मतलब 50 लाख तक। ठीक है, तो मतलब जिसमें इतनी जनसंख्या होती है उसे महानगर कहते हैं। और जिसमें जो 50 लाख से अधिक जनसंख्या हो, जिन क्षेत्र में, जिन नगर में होते हैं उसे मेगा नगर कहते हैं। तो दोस्तों ये आपसे 3 नंबर में पूछता है, नगर, महानगर और मेगा नगर की जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने प्रकारों पर किया गया है, कितने तरह के पर किया गया है। तो आपसे ये पूछता है आपसे 3 नंबर में एग्जाम में, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। एक और है नगरीय संकुलन। नगरीय संकुल क्या होता है, ये आपसे 1 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इसकी परिभाषा बताइए। जब 2 या 2 से अधिक नगर मिलने से एक बड़ा नगरीय परिदृश्य बनाते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि नगर जिसकी जनसंख्या 1 लाख है, ठीक है। अब जैसे ये 2 नगर या 2 से ज्यादा नगर आपस में अगर मिल जाते हैं तो वो उनसे एक बड़ा जो नगरीय परिदृश्य बन जाता है। तो मतलब उनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, उसे ही नगरीय संकुल कहते हैं। ठीक है, जो भारतीय जो नगरीय संकुल है वो 4 नगरीय संकुल है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और अब तो जो है बेंगलोर भी आ गया और हैदराबाद भी आ गया है। ठीक है, तो ये मतलब टोटली 6 नगरीय संकुल हो चुके हैं। नगरों का प्रकारात्मक वर्गीकरण। देखते जो मतलब नगर है उनके कार्य के आधार पर उनका वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रशासनिक नगर। जिन क्षेत्रों या जिन नगरों में प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहर हो, मतलब प्रशासनिक मुख्यालय वाले अत्यधिक शहर हो, अत्यधिक उनके मुख्यालय हो, ठीक है, तो उसे प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, आप जानते हैं कि दिल्ली में ही सबसे ज्यादा जो मतलब प्रशासकीय मुख्यालय है वो दिल्ली में ही है, उसके बाद चंडीगढ़ में। और देखते हैं औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर क्या है कि मतलब जिन क्षेत्रों में औद्योगिक कार्य अधिक होता हो, जैसे मुंबई, कोयम्बटूर, भिलाई। ठीक है, अब देखते हैं परिवहन नगर। जिन क्षेत्रों में मतलब आयात व निर्यात का कार्य अधिक होता हो, क्योंकि आयात मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जिन क्षेत्रों में व्यापार ज्यादा होता हो, जहां व्यापार होगा वहीं आयात और निर्यात होंगे। जैसे कांडला हो गया, कोच्चि हो गया, या विशाखापट्टनम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर मतलब जिन क्षेत्रों में, जिन नगरों में वाणिज्य तथा व्यापार में विशिष्टता प्राप्त करने वाले शहर, मतलब जिन क्षेत्रों में व्यापार अत्यधिक होता हो। ठीक है, जैसे कोलकाता हो गया, सतना, सहारनपुर। देखते हैं खनन नगर। खनन नगर मतलब जो क्षेत्र या जो नगर जो खनिज पदार्थ है उसमें समृद्ध नगर है। ठीक है, मतलब उन नगरों में जो खनन है, जो मतलब खनिज पदार्थ है वो समृद्ध मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई। ठीक है, आप देखते हैं धार्मिक या सांस्कृतिक नगर। ये आपसे एक एग्जाम में एक नंबर पूछ सकता है आपसे कि धार्मिक नगर क्या होते हैं, औद्योगिक नगर क्या होते हैं, व्यापारिक नगर क्या होते हैं। ठीक है, एक नंबर पूछ सकता है आपसे। अब धार्मिक एंड जो है सांस्कृतिक नगर क्या होते हैं उन्हें देखते हैं कि मतलब जो क्षेत्र है, जो नगर है, इन कार्यों में मतलब व्यस्त रहते हैं। जैसे वाराणसी, मथुरा, अजमेर, उज्जैन, ये मतलब धार्मिक नगर है।
अब देखते हैं शैक्षिक नगर की मतलब जिन क्षेत्रों में, जिन नगरों में शिक्षा का कार्य अत्यधिक होता है। जैसे इलाहाबाद अपने आप में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इलाहाबाद, अलीगढ़, ये दोनों शैक्षिक नगर है। पर्यटन नगर जैसे शिमला हो गया, मसूरी हो गया, जैसलमेर हो गया, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है पर्यटन के कार्य वो अत्यधिक होते हैं, ठीक है। गैरिसन नगर दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपसे एक नंबर में 100% पूछा जाएगा, बिल्कुल आप इसे लिख कर ले लीजिए, ठीक है। गैरिसन नगर है छावनी नगर। जिन नगरों में सेना की छावनियां होती हैं उन्हें गैरिसन नगर कहते हैं। मतलब जिन नगर हैं उनमें सेना की जो है छोटी छोटी टुकड़ियां होती है। मतलब उस जो नगर है, जैसे आपने सुना है आगरा छावनी, तो उसे छावनी क्यों बोलते हैं? आगरा छावनी, आगरा कैंट है मतलब छावनी, तो उसे छावनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आगरा जो शहर है उसमें जो सेना की टुकड़ियां मौजूद है, ठीक है, तो उसे ही छावनी या गैरिसन नगर कहते हैं। जैसे आगरा हो गया, अंबाला हो गया, जालंधर हो गया। दोस्तों अब मैं आपको जो है 3 नंबर का आप एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि ग्रामीण और नगरों में कि क्या अंतर होता है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंट भी आपसे पूछता है। तो जो ग्राम है उनमें प्राथमिक कार्य में लोग लगे होते हैं, जो नगर है उनमें द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ कार्य में लोग संलग्न होते हैं। प्राथमिक कार्य कृषि से रिलेटेड होता है, द्वितीय कार्य उद्योग से रिलेटेड, तृतीय जो कार्य है वो सेवा से रिलेटेड और चतुर्थ कार्य शोध से रिलेटेड, ठीक है। इनमें जनसंख्या घनत्व कम होता है गांव में, और जो है नगरों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है। गांव में जो है निम्न सुविधाएं होती हैं और जो है नगरों में बेहतर सुविधाएं होती हैं। तो दोस्तों आज का जो आपका चैप्टर वो यहीं समाप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मेरा इसमें साथ दीजिए, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज्योग्राफी को कंप्लीट करा रहा हूँ। आपका जो एग्जाम है 11 जुलाई को, ताकि आप उस एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकें और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।